Good morning, my dear students. All of you are welcome to Jain Rozgar classes. I am K. Bhardwaj. I am ready to teach you the topic which I left in the last class. So we have to complete our topic pronoun. You know, pronoun is a very interesting topic. और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के जरिए ही हम सारे जो है क्वेश्चंस को कर पाते हैं, क्योंकि नाउन का अगर कोई अप्रूफ है तो वो है प्रोनाउन, है ना। ठीक है। और नाउन प्रोनाउन आर द बेसिस ऑफ इंटायर इंग्लिश ग्रामर। तो वह लैंग्वेज में ग्रामर सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब तक हमारा जो है लैंग्वेज सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, और इस पे आप लोगों का फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए और इसे काफ़ी जो है तल्लीनता के साथ अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको जो है एक ग्लोबल आइडेंटिटी तो देती ही है, वर्किंग कल्चर में भी इसका और जीवन के जो है मार्ग में इसका बहुत सारा उपयोग होता है, यूटिलिटी है इसकी। चाहे दफ्तर की बात हो, चाहे आपकी समाज की बात हो या क्लास की बात हो। ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोग जो है सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को और बाद में चल कर के पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट आफ्टर वेस्टिंग देयर टाइम। लास्ट क्लास मैंने क्या क्या पढ़ाया बताओ। इन द लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट, बोलो, पर्सनल प्रोनाउन मैंने पढ़ाया। मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपको क्या पढ़ाया बताओ, कुछ याद है? मैंने पजेसिव प्रोनाउन भी आपको बताया। ठीक है। इसके बाद जो है आज हम लोग शुरू करेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी मैंने कुछ चर्चा किया था। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे मैंने क्या बताया, ये बात याद है? नहीं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मूल उद्देश्य क्या होता है, मैंने ये भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो वर्ब के बाद प्रयोग में लाया जाता है। सच प्रोनाउन विच यूज जस्ट आफ्टर वर्ब और इट ट्रांसफर्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑन द सब्जेक्ट। ओके। कभी भी अगर कोई भी प्रोनाउन जो खास करके आपका रिफ्लेक्सिव है उसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के बाद करते हैं और वो ऑब्जेक्ट का भूमिका निभाता है, लेकिन कार्य क्या करता है, वो कार्य के प्रभाव को सीधे ट्रांसफर करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ मैंने पहले भी बताया कि भाई अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। फॉर योर ओनली रिवीजन आई रीड इट आउट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फाउंड बाय ज्वाइनिंग सफिक्स सेल्फ। तो भाई यहाँ पे सफिक्स का प्रयोग कर करके हम क्या करते हैं, सेल्फ का प्रयोग कर करके, या सेल्फ का प्लुरल फॉर्म। अरे सेल्फ क्या है बोलो, सिंगुलर है, और इसका प्लुरल क्या होता है, सेल्फ्स होता है। तो जब आपका प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो उसमें सेल्फ लगाते हैं, जैसे माई के साथ क्या करते हो, सेल्फ लगाते हो, है ना। और आवर के साथ क्या करते हो, आवर के साथ सेल्फ्स लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि माई सिंगुलर होता है इसलिए सेल्फ लगाते हैं, आवर प्लुरल होता है इसलिए क्या करते हैं, बोलो, सेल्फ्स लगाते हैं। तो माई सेल्फ क्या है बोलो, सिंगुलर, और आवर सेल्फ्स क्या है बोलो, प्लुरल। तो सेल्फ और सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ जोड़ करके। ठीक है। अब है कि प्लुरल और सिंगुलर का बात तो समझ में आया। यहाँ भी देखो एग्जाम्पल दिया है, हिमसेल्फ क्या है बोलो, सिंगुलर, और देमसेल्फ्स क्या है बोलो, प्लुरल। अब है कि इसका प्रयोग करते कहाँ हैं, सारे वर्ब, जितने वर्ब हैं सारे वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। कुछ खास वर्ब हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देयर आर सम पार्टिकुलर वर्ब्स, है ना, विच प्रोसीड विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। अब वो जो है मैं आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। एक्विट है, अवेल है, रिकंसाइल है, अम्यूज, रिजाइन से ले करके देखो। ठीक है। अब्सेंट और इंजॉय, इसमें और भी वर्ड में जोड़ दे रहा हूँ, है ना। इंट्रोड्यूस मैं भी पिछले क्लास में भी बताया था।
ठीक है। तो इंट्रोड्यूस के बाद भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक्यूट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ऑब्सेंट और इंजॉय, ये सारे वर्ड को याद कर जाओगे अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोनाउन से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा माय डियर ब्रदर, तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। आई का मी, माई सबको पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को पता नहीं होता, उस पर फोकस भी नहीं करते हैं, तो वैसे अवस्था में जो है वहाँ पे वो काम नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे लिया हुआ है वन शुड अवेल वन सेल्फ। देखो यहाँ अवेल के बाद जो है वर्ब जो है के बाद वन सेल्फ का प्रयोग किया है ना, और वन सेल्फ का अगर प्रयोग नहीं करेगा यहाँ पे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इट विल बी इनकरेक्ट। तो वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स। तो कोई भी व्यक्ति हो जिसको अगर अवसर मिलता है तो उसका उसे लाभ उठाना चाहिए, है ना। जो जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका लाभ उठाना चाहिए। अब है कि इफ एब्सेंट इज यूज्ड एज ए वर्ब, अगर इसका प्रयोग भी किया जाए, जैसे कहते हो कि वह क्लास से अनुपस्थित है ना, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, तो दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, है ना, वह क्लास से जो है अनुपस्थित है, लेकिन एब्सेंट अगर वर्ब के रूप में लेते हैं तो एब्सेंट के बाद जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इफ एब्सेंट इज यूज्ड एज ए वर्ब देन क्या, देन it should be followed, it should be followed by और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है जी। अब है कि इफ द डोर इज अफेक्टेड बाय द एक्शन एंड द रिजल्ट, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब रिजल्ट के रूप में अगर आता है, खास करके इफ डोर इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, तो वैसे अवस्था में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डोर शट द डोर, तो अब है कि डोर है शट इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर खुद बंद हो गया, लेकिन जो है उसके कारण कोई घटना घटती है तब हम जो है इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ यहाँ लिया है ना, मैंने अपनी उंगली अपने काट ली है, खुद काट ली है, तो आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, है ना। अब है कि यहाँ पे कोई जानबूझ करके काट लिया है, ठीक है, तब तो ठीक है ना, लेकिन कोई जानबूझ करके नहीं काटा है ना, गलती से कट गई है, तो यहाँ पे माई सेल्फ लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। कट के साथ प्रायः जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग मूल रूप से करते हैं इम्फेसिस देने के लिए, है ना, इम्फेसाइजेज हिज एक्शन और स्किल, तो सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्ट्रेस देने के लिए करते हैं। तो ऐसे अवस्था में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। तो मैं पिछले क्लास में बताया था, है ना, और अभी भी मैं बता दूं कि भाई देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर है। देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। तो इम्फेटिक प्रोनाउन का स्वरूप भी वही होता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है। देयर इज नो डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ड के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। ये आपका माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम करता है और माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन कैसे ये जानना है, ध्यान दो। जब स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग योर स्ट्रक्चर, ठीक है, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद अगर जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो ये इस अवस्था में इस कार्य के प्रभाव को ट्रांसफर करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसी अवस्था में रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वरूप, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वरूप आता है, ठीक है,
तो वैसे अवस्था में और वर्ब और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि इसे जो है इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। किस रूप में? इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसे इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे दूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब कहता है कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू मी। उसने मुझसे अपना परिचय क्या किया? स्वयं अपना परिचय मुझे दिया। उसने मुझे अपना परिचय स्वयं दिया। यहाँ पे हिमसेल्फ कहाँ आया है? बोलो, वर्ब के बाद आया है ना? किसके बाद आया है? वर्ब के बाद आया है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है भाई। ठीक है, और इस वर्ब के बाद आने के कारण जो है, ठीक है, इस वर्ब के बाद आने के कारण ये ऑब्जेक्ट बना, और ये हिमसेल्फ ट्रांसफर करता है क्रिया के प्रभाव को किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। ये क्या है? बोलो, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर बातें थोड़ी अलग होती है। देयर डिफरेंस क्या? देखो, आई माई सेल्फ इनवाइटेड राहुल टू डिनर। ठीक है, टू डिनर। मैंने स्वयं राहुल को डिनर के लिए क्या किया? इनवाइट किया। यहाँ माई सेल्फ क्या है जानते हो? इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है? बोलो, इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो भाई दोनों को समान समझने की गलती नहीं करना। जब रिफ्लेक्स सेल्फ लगा हुआ जो वर्ड है या सेल्फ लगा हुआ जो प्रोनाउन है आपका, ये रिफ्लेक्सिव तब होता है जब वर्ब के तुरंत बाद आता है। लेकिन वर्ब के पहले आ जाए या वर्ब के बाद आ जाए, ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, वर्ब के पहले और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तब हम इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्वरूप में क्या है? रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ पर यही जो है इस स्वरूप में क्या है? बोलो, इम्फेटिक है। ठीक है, समझ में आया? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ें। कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं करना है। याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल नेवर बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एम्फेसाइजेज हिज एक्शन और स्किल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं जब हम सब्जेक्ट क्या करता है? अपने एक्शन और स्किल को एम्फेसाइज करता है। एक्शन और स्किल को एम्फेसाइज करता है। ध्यान देना, बार बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या करता है? जब सब्जेक्ट जो है अपने एक्शन और स्किल को एम्फेसाइज करता है। सब्जेक्ट, बार बार मैं कह रहा हूं, आई जो है अपने कार्य को एम्फेसाइज करेगा, है ना? आई, जैसे यहां लिखा आई कंप्लीट माई वर्क, तो ये जो है ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ। यहाँ कोई जो है एम्फेटिक सेंस नहीं है। मैं अपना काम क्या करूंगा? पूरा करूंगा। ठीक है, अब है कि यहाँ जब माई सेल्फ लगाया तो ये माई सेल्फ जो है कहता है कि मैं स्वयं अपना काम पूरा करूंगा। तो यहाँ पर जो है इसमें किसी और व्यक्ति के ऊपर कार्य को छोड़ा नहीं जाएगा। द एक्शन विल नॉट लेट इट बी इनकम्प्लीटेड, है ना? द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ जो है इम्फेसिस का काम किया, इसीलिए जो है इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इम्फेटिक के रूप में जानेंगे। किस रूप में जानेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जानेंगे। यहाँ भी जो है आवर सेल्फ है। देखो, आवर सेल्फ का प्रयोग क्या? मेन वर्ब के पहले हुआ। फेस क्या है? बोलो, मेन वर्ब है ना? या ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको दोनों रूप से जान सकते हो। मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम कर रहा है। बिल आपका क्या है? बोलो, मॉडल वर्ब है। बिल क्या है? बोलो, मॉडल वर्ब। तो जब दोनों प्रकार के वर्ब आते हैं, ध्यान देना, जब आपका हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया गया हो
और आपका ट्रांजिटिव वर्ब का भी प्रयोग किया गया हो, तो वैसे अवस्था में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब, दोनों वर्ब के बीच में करते हैं, दोनों वर्ब के बीच में करते हैं। अब यहाँ पर जो है देख लो, आई विल आवर सेल्फ फेस दिस प्रॉब्लम, तो मैं जो है इस समस्या का सामना हम लोग खुद कर लेंगे, है ना, हम लोग स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये भी यहाँ पे क्या है बोलो, इम्फेटिक है। क्या बोलो, इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो भाई इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर होता है। मैंने अभी बताया कि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखते हैं, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखते हैं, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन इसका प्रयोग अगर वर्ब के पहले कर देते हैं तो इम्फेटिक कहलाता है। अब है कि कभी भी कितने लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं, कह देते हैं माई सेल्फ इज दीपक। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, है ना, क्योंकि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करता है ना। यू विल कीप इट इन योर माइंड। तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट, ये याद रखोगे, हम बार बार बात बता रहे हैं। अब है कि सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का भी काम नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट का काम तभी करेगा जब इसके बाद जो है कोई नाउन या प्रोनाउन प्रोसीड करेगा, आगे आएगा। माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब ये गलत है, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसको लिखना है ग्रामेटिकली सही लिखना है, तो आपको लिखना होगा आई एम सागर, माई सेल्फ सागर नहीं, आई एम सागर, है ना। कहाँ से, फ्रॉम पंजाब, तो ये करेक्ट हुआ। अब है कि आई माई सेल्फ, ये सही है, क्यों, क्योंकि ये प्रीसीड कर रहा है प्रोनाउन से। किससे प्रीसीड कर रहा है, तो भाई यहाँ पे जो आपका आई माई सेल्फ, आप अगर ऐसा लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ लिखते हैं, ठीक है, तो आई माई सेल्फ लिखने में क्या जो है आपको समझ में आ रहा है, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क है, यहाँ पे कैन डू दिस वर्क। तो भाई इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है बताओ, सही है गलत है। सही इसलिए है कि ये प्रोनाउन जो आई है सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद इसे रखा जा रहा है माई सेल्फ को, और ये माई सेल्फ सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए यूज किया जा रहा है। किसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या बोलो, इम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, अब है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, है ना, जिनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये चीज भी याद रखोगे, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कीप है, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट, हाइड, है ना। कीप के बाद, स्टॉप के बाद अगर कभी भी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नज़र आता है तो समझना वो सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, टर्न के बाद, क्वालिफाई के बाद, कितना लड़का बोल देता है स्टूडेंट की जो है आई क्वालिफाइड माई सेल्फ इन द एग्जाम, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ग्रामेटिकली सेंसलेस होता है, क्योंकि कोई भी इंसान खुद ही क्वालिफाई करेगा एग्जाम में, है ना। तो वहाँ पे जो है इसकी बात नहीं करनी चाहिए। अब जैसे शेविंग की बात है, मैं आई शेव्ड माई सेल्फ, है ना, माई बियर्ड, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। आई शेव्ड माई बियर्ड, ठीक है, माई सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो है बात, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, यहाँ पे हिमसेल्फ का पार्ट जो है, हिमसेल्फ आपका जो दिखाया जा रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको लिखना चाहिए ही हिड बिहाइंड द वॉल, ही हिड बिहाइंड द वॉल सही होगा, हिमसेल्फ लगाओगे क्या होगा, गलत होगा। तो भाई आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दोनों रूल ही एक नंबर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लोगे। फिर है आपका जो है रूल नंबर जो है आपका, ठीक है, आपका तीसरा भी याद रखोगे। ठीक है,
और आपका जो खास करके जो तीसरे रूल के अंतर्गत आने वाला नोट है ना, नोट दोनों याद रखोगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बड़े पैमाने पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और है, इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना। ऑल ऑफ यू हैव टू गेट ऑल दिस वर्ड्स बाय हार्ट, ठीक है। सारे शब्दों को आप लर्न कर लेना। क्या क्या बताया मैंने? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, है ना। ये जो आपके 6-7 शब्द हैं, इस 6-7 शब्द को आप कंठस्थ कर लोगे और इसके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर करते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। अब आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की ओर। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सारे बच्चों को पता है कि ये जो है डेमोस्ट्रेट करता है, शो करता है, दिखाता है। किस चीज़ को दिखाता है? बोलो, नाउन को, ठीक है। अब है कि कौन सा नाउन, कौन सा जो है नाउन नज़दीक है, कौन सा नाउन दूर में है, या कौन सा नाउन जो है सिंगुलर अवस्था में है, कौन सा नाउन प्लुरल अवस्था में है, उसको शो करने के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड समथिंग, पॉइंट टुवर्ड समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस, है ना, विद इन ए सेंटेंस। अब इसमें से जो है मूल रूप से जो आता है दिस, दैट, दीज, दो, सच और वन का प्रयोग आता है। दिस, दैट, दीज, दो, सच और वन। तो भाई दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स। मैंने अभी क्या बताया, है ना, जो नज़दीक में रखा हो और सिंगुलर अवस्था में हो वैसा कोई चीज़, तो उसे बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे पेन की बात है, दिस इज ए पेन, तो पेन यहाँ अगर नज़दीक में रखा है इसीलिए दिस का प्रयोग किए। दूसरा है कि दिस का ही प्रयोग पेन बताने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि पॉइंट आउट, पेन को पॉइंट आउट करने के लिए दिस का ही प्रयोग क्यों किए? क्योंकि दिस पेन सिंगुलर था इसलिए दिस का प्रयोग किए। अगर यहाँ पर पेन्स लिखा होता, माय डियर स्टूडेंट, पेन्स लिखा होता, और हमारे पास मान लो यहाँ पे कलमें होती, तो इसे दर्शाने के लिए हम क्या लेते? दीज लेते, है ना, दीज आर पेन्स, है ना। तो अब है कि क्लोजनेस तो दर्शा रहा है, लेकिन इसके फॉर्म क्या है? बोलो, प्लूरल। तो जब नाउन प्लूरल फॉर्म में होंगे तो इसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे, और नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर और प्लुरल ये दोनों को दर्शाने के लिए दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, दिस इज अ पेन आपको सिंगुलर में दर्शाया था, तो यहाँ पर दर्शाने के लिए हमें लेना चाहिए दीज, है ना, दीज आर पेन्स, ठीक है। तो ये बातें जो है यहाँ लिखी होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन ये जो है गलती से क्या है, ऊपर नहीं लिख पाया ना नीचे लिख पाया। दैट का प्रयोग दूरी बताने के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बोलो, डिस्टेंस। दैट का प्रयोग जब भी करते हैं तो दूरी सूचक के लिए, दैट आपका डिस्टेंस के लिए आता है। इफ समथिंग इज अवे, है ना, फ्रॉम योर पोजीशन, अगर आपके पोजीशन से कोई चीज़ दूर है तो उसे पॉइंट आउट करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इफ़ समथिंग इज अवे फ्रॉम योर पोजीशन, अगर कोई चीज़ आपके पोजीशन से दूर है तो उसे बताने के लिए दैट का, और खास ही सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो अब कह सकते हो कि दैट इज अ गार्ड, दैट इज अ गार्ड। मान लो कोई गार्ड है, दूर खड़ा है, दैट इज ए गार्ड कह सकते हो, दिस इज नहीं लगाना है। और इसी का अगर प्लुरल फॉर्म लेंगे तो क्या होगा? दोज, है ना, दोज आर माई सर्वेंट्स, है ना, दोज आर माई सर्वेंट्स, वे लोग जो हैं मेरे नौकर हैं। दोज आर माई सर्वेंट्स, तो दोज जो है दूरी के लिए ही लेते हैं, प्लुरल के लिए लेते हैं। दैट दूरी के लिए लेते हैं, सिंगुलर के लिए लेते हैं। तो इफ़ समथिंग इज अवे फ्रॉम यू तो दैट का प्रयोग लो।
इफ समथिंग इज क्लोज टू यू तो किसका प्रयोग लो, दिस का प्रयोग करो। तो दिस और दैट जो है दोनों का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में, और दीज और दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, दोज इज यूज टू डेमोस्ट्रेट प्लूरल नाउन्स दैट आर प्लेस्ड फार, है ना। तो दोज का प्रयोग डेमोस्ट्रेट प्लूरल नाउन को करने के लिए करते हैं जो आपसे क्या है, बोलो, दूर में है। प्लूरल नाउन दैट आर प्लेस्ड फार, दोज आर पेन्स, वे कलमे हैं। वन एंड वंस आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन, नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में वन वंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे आप कहते हो कि देयर आर सो मेनी पेन्स, देयर आर सो मेनी पेन्स, यहाँ पे बहुत सारे कलमे हैं, है ना। ठीक है, व्हिच वन यू वांट टू परचेज, है ना, व्हिच वन यू वांट टू परचेज, वांट टू परचेज। अब है कि बहुत सारे यहाँ कलमे हैं, इनमें से आप कौन सा खरीदना चाहते हो। तो यहाँ वन जो है सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा है, किसके लिए, पेन का, है ना, पेन के सब्स्टिट्यूट में। तो वन जो है सिंगुलर के रूप में लेते हैं और वंस क्या लेते हैं, प्लूरल के रूप में लेते हैं। अगर वन के जगह पे वंस का प्रयोग करते तो जो है प्लूरल के रूप में आता। ठीक है, तो वन और वंस का प्रयोग सब्स्टिट्यूट के रूप में करते हैं, किसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई बुक बट आई हैव गॉट वन, है ना, मैंने किताब खो दिया है ना। आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताबें खो दी है। बट आई हैव गॉट वन फ्रॉम माई फ्रेंड, लेकिन मैंने एक किताब जो है अपने दोस्त से ले ली है ना। किसे ले ली है, दोस्त से। तो मेरी किताब तो चली गई, खो गई, लेकिन मैंने एक किताब अपने मित्र से ले लिया। तो अब है कि यहाँ पर वन जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, बुक को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पर बुक लिखना उचित नहीं है, ध्यान देना। वन बुक अगर लिखते हैं तो हमारा प्रोनाउन का सेंस खत्म हो जाएगा, तब ये वन बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 समझते हो ना, ये सारे जो काउंटिंग के नंबर्स हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना। इसलिए जो है बुक रखोगे तो प्रोनाउन ना पढ़ करके क्या पढ़ना शुरू कर दोगे, एडजेक्टिव। बुक नहीं रखेंगे तो वन यहाँ किस चीज़ का काम करेगा, प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। क्लियर, इट विल वर्क एज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार से सच का है भाई, ठीक है, सच का प्रयोग करते हैं मेरे प्रिय बंधु, है ना। तो सच का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी करते हैं, प्लूरल के लिए भी करते हैं। याद रखना, सच इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, आई एम ए टीचर एंड एज सच, तो एज सच जो है यहाँ पे सच जो है टीचर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एज सच, है ना। आई शुड बी वाइस्ड अनवाइस्ड, अब है कि एक टीचर होने के नाते, वैसा टीचर होने के नाते मुझे अनवाइस्ड होना चाहिए, है ना। कभी भी अनवाइस्ड का समझते हैं, अनवाइस्ड, हाँ, इम्पार्शल, इम्पार्शल समझते हैं, है ना। जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता उसे क्या कहते हैं, बोलो, अनबायस्ड, इम्पार्शल। ठीक है, जो सबके साथ समानता रखता हो। तो टीचर जो है सारे बच्चों के साथ क्या रखते हैं, बोलो, समान भाव रखते हैं, है ना। टीचर डज नॉट टॉक अबाउट कास्ट और क्रीड, रिलीजन, वेल्थ, है ना, कलर। तो अब है कि टीचर, इन द साइट ऑफ टीचर एवरी स्टूडेंट इज इक्वल, है ना। हर एक जो है विद्यार्थी क्या होता है, समान। तो टीचर होने के नाते जो है क्या होना चाहिए, मुझे अनबायस्ड होना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए। अब आज रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन सारे बच्चों को पता है कि व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंट, है ना, इसका महत्व क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन कैसे करता है, रिलेटिव प्रोनाउन में आते क्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं रिलेटिव प्रोनाउन को समझा दूं आपको कि वह प्रोनाउन का वो भाग, है ना, जो संबंध बताने का काम करता है। सच अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन विच ट्राइज टू शो रिलेशन, है ना, ऑफ ए रिलेटिव प्रोनाउन टू अनदर नाउन। ठीक है भाई, एक रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ बताता है।
ठीक है। दूसरी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन और क्या करता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है कभी कभी कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। अब है कि इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्टिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो भाई आपको साफ साफ ये समझ में आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो है प्रोनाउन पार्ट में, प्रोनाउन टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम जगह जगह पे करते हैं, अन्य पार्ट में भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सिंटैक्स के अंतर्गत भी करते हैं, सिंटैक्स पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब का नेचर पढ़ने के लिए। और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्लाउज में भी पढ़ लेते हैं, है ना, डिफाइनिंग क्लाउज और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज बनाने के लिए। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का सिग्निफिकेंस बड़े पैमाने पे, ब्रॉड पैमाने पे समझना होगा। सबसे बड़ी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में उपस्थित कैसे होता है, ये बात ही किसी को पता नहीं है। देयर आर नॉट सो मेनी स्टूडेंट्स और टीचर्स हु आर अवेयर ऑफ हाउ रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रेजेंटेड इन द सेंटेंस और गेट्स इट्स ट्रू मीनिंग और सेंस इन द सेंटेंस। कैसे गेन करता है अपना सेंस वाक्य के अंतर्गत एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। रटी रटाई बात जो है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सैद्धांतिक जो भाव है उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट ही नहीं करता है सिर्फ, रिलेटिव प्रोनाउन जो है सब्स्टिट्यूट का भी काम करता है। रिलेट ही नहीं करता है, सब्स्टिट्यूट भी करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच रिलेट्स ए क्लाउज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। अब है रिलेट्स ए क्लाउज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन, ए क्लाउज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। ध्यान दो, अब है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी क्लाउज या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है। ये बात ही बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब है कि इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड क्लियर करना होगा। भाई आप रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझें, है ना। आज मैं रिलेटिव प्रोनाउन पे खुल करके आपको बताऊंगा, है ना। कहीं भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मूल रूप से पहले डिफाइन करो। कहा जाता है कि सच अ प्रोनाउन, वैसा कोई भी प्रोनाउन, है ना, सच ए प्रोनाउन which relates itself to its antecedent and also behaves as a conjunction, is called रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो मैंने दो बातें इसमें बताया, ठीक है। वैसा प्रोनाउन जो रिलेट करता हो खुद से, खुद को, ध्यान दो, खुद को किससे रिलेट करता है, वैसा प्रोनाउन जो खुद को रिलेट करता है एंटीसीडेंट से। किससे करता है बोलो, एंटीसीडेंट से। और एंटीसीडेंट से रिलेट करने के कारण जो है संबंध बनाता है और साथ ही साथ कंजंक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है बोलो, कंजंक्शन का। इसलिए हम इसे जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात के बाद एंटीसीडेंट मैं बहुत बार बोला, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एंटीसीडेंट शब्द से भी परिचित नहीं है। तो वह एंटीसीडेंट कहते हैं पूर्ववर्ती, है ना। क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती। तो अब है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आ जाते हैं शब्द, है ना, उसे हम जो है क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। इस चीज को समझ सकते हो, है ना। इस तरीके से मैं आपको समझा दूं स्ट्रक्चर के रूप में बालक।
यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, है ना, यहाँ से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, ध्यान दो, कोई नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो यहाँ रखा है आपने, ये रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन, है ना, क्या होता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, एंटीसीडेंट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। हाँ, अब है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, तो समझ गए कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। अब है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है जो नाउन और प्रोनाउन आएगा उसी पर आधारित होता है रिलेटिव प्रोनाउन का अपना भी भविष्य, अपना भी उसका आधार वो एंटीसीडेंट ही होता है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं बोलो, हु होते हैं, विच होते हैं और दैट होते हैं, है ना, हु विच और दैट होते हैं। अब हु से ना तो सिंगुलर का पता चलेगा और ना प्लुरल का। तो यहाँ जब नाउन आप ले लेते हैं या प्रोनाउन ले लेते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आप जो रखोगे हु को, विच को, दैट को, है ना, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि हु, विच और दैट तो ना तो सिंगुलर होता है ना प्लुरल होता है। इसके नंबर और पर्सन, अगर वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर, केस वही होता है जो उसके एंटीसीडेंट का होता है ना। समझ में आ रही है बात। रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर और केस वही होता है जो उसके एंटीसीडेंट का होता है। अगर एंटीसीडेंट मैस्कुलिन है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो व्यवहार शो करेगा वो मैस्कुलिन के जैसा ही शो करेगा, ठीक है। अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन के जैसा शो करेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर के जैसा शो करेगा, प्लुरल है तो प्लुरल के जैसा शो करेगा। तो दिस थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड बाय यू, है ना। रिलेटिव हु देख लिया, विच देख लिया, दैट देख लिया और इससे पकड़ लिए कि तो रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन का अपना स्वरूप क्या है, अपना इसका कोई स्वरूप नहीं है। इसके ठीक पहले जो आप रखते हो नाउन या प्रोनाउन जो एंटीसीडेंट के रूप में काम करता है वही इसका स्वरूप है। तो क्या बात याद रखेंगे, you must keep in your mind that the number, person, gender and case of relative pronoun will be the same of its antecedent. Clear? Its antecedent. तो भाई हम इसमें अटैच कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर नोट में पहले देख लो क्या मैंने कहा कि द नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस ऑफ a relative pronoun will be similar to its antecedent. कैसे, हाउ, और प्रश्न उठता है कैसे इस बात को आप मान लोगे, क्यों मान लोगे भाई, कैसे मानोगे। तो भाई आपको मानना ही है। कैसे, अब देख लो मैं स्ट्रक्चर में ले रहा हूं, है ना। अब यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन है ना। अब है नाउन या प्रोनाउन है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है वाक्य में वर्ब की जरूरत है ना। वाक्य में आगे प्रोनाउन की जरूरत है ना। तो भाई ये जो है प्रोनाउन आता किसके अनुसार से है ना। आगे आने वाला प्रोनाउन निर्भर करता अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो भाई ये यहाँ पर जो भूमिका निभाएगा किसका निभाएगा, सब्जेक्ट का। किसका बोलो, सब्जेक्ट का। तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा, सिंगुलर का,
है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी मान लो कि व्यवहार क्या होगा, सिंगुलर के जैसा होगा। और वर्ब यहाँ जो लोगे सिंगुलर वर्ब लोगे, क्या लोगे, और यहाँ जो प्रोनाउन लोगे सिंगुलर प्रोनाउन लोगे, क्या लोगे, सिंगुलर प्रोनाउन लोगे। ठीक है। अब है कि इस चीज को स्पष्ट करने के लिए आपको एग्जाम्पल का सहारा लेना है ना। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है। तो भाई इस चीज के लिए आप एग्जाम्पल ले लो पहले। अब यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया, है ना, द बुक विच इज ब्लैक, विच इज ब्लैक, है ना, लुक्स अट्रैक्टिव, लुक्स अट्रैक्टिव। तो यहां बुक क्या है बोलो, सिंगुलर। बुक क्या है बोलो, सिंगुलर। तो अब बुक अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो बीच भी यहाँ सिंगुलर ही सब्जेक्ट का काम करेगा। और ये दो सब्जेक्ट है ना, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। बुक भी सब्जेक्ट है, बीच भी सब्जेक्ट है। क्यों भाई, क्योंकि एंटीसीडेंट अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करेगा। एंटीसीडेंट अगर जो है न्यूटर जेंडर का काम करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन भी न्यूटर जेंडर का काम करेगा। ठीक है। अब देखो अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर वर्ब लिया, क्या लिया बोलो, सिंगुलर वर्ब लिया। और ये भी सब्जेक्ट है, इसके कारण यहाँ भी क्या लिया, लुक्स, सिंगुलर वर्ब लिया। तो वर्ब की संख्या भी क्या हो गई, दो। तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कितना है बोलो, दो। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है तो उस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा और एग्जाम्पल लो। ठीक है। द गर्ल हु गेव यू अ गिफ्ट इज माई वाइफ, है ना। अब है कि यहाँ पर ध्यान दो, ये कौन सा जेंडर है, पहले तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो ये भी क्या बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये आपका अगर क्या है बोलो, फेमिनिन जेंडर है, तो ये भी क्या होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। ठीक है। अब इसमें दोनों सब्जेक्ट है, इसलिए वाक्य में दो वर्ब लिया गया, गेव और इज। तो वर्ब भी, इसको वर्ब 1 कर दो, इसको वर्ब 2 कर दो, है ना। वर्ब की संख्या क्या कर दो, 2। अब यहाँ पर जो वाइफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपका एंटीसीडेंट फेमिनिन जेंडर है तो वाइफ भी क्या है बोलो, फेमिनिन जेंडर है। तो अब समझ में आया ना कि रिलेटिव प्रोनाउन सारा जो है, जो गुण है आपका, वो सारा गुण कहाँ से फॉलो करता है, ग्रहण करता है अपने एंटीसीडेंट से। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में क्या करता है बोलो, संबंध बनाता है। किससे संबंध बनाता है, एंटीसीडेंट से संबंध बनाता है। और जो एंटीसीडेंट का स्वरूप होता है, जो नेचर होता है, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन भी फॉलो करता है। और दोनों मिलकर के वाक्य में अगर सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उस वाक्य में सब्जेक्ट की संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो वर्ब की भी संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक बात और है कि हु ही क्यों आया, है ना, इसका चर्चा करने के लिए हम लोग डिटेल्स में, है ना, हर एक रिलेटिव प्रोनाउन को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, एक कंजंक्शन का काम कैसे किया, ये सवाल आपके दिमाग में है कि ये कंजंक्शन का काम कैसे किया, तो इस पर जो है चर्चा मैं अभी कर देता हूँ, है ना। ठीक है। राइट नाउ आई क्लियर योर डाउट। अब है कि 2 अलग अलग स्टेटमेंट ले लो, है ना। सीमा इज अ फेमस एक्टर, ठीक है, एक वाक्य है।
और शी लिव्स इन जुहू, शी लिव्स इन जुहू। ठीक है भाई, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अब बताओ कि सीमा इसमें क्या है, सी क्या है भाई। तो यहाँ सी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, सीमा को। ठीक है, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, सीमा इसमें किसका काम कर रहा है, सीमा इसमें सी के लिए एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का। ठीक है, अब है कि ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी वो क्या कहलाएगा। हम कहते हैं कि दो अलग अलग वाक्य है ना, सेंटेंस ए है, सेंटेंस बी है, दोनों सेंटेंस को क्या करो, जोड़ो। तो भाई सीमा क्या है, इंसान है, इंसान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। अब है कि ये जो सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो ये भी एक सब्जेक्ट है, सीमा भी क्या है बोलो, सब्जेक्ट है। तो दो अलग अलग वाक्य हैं तो दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दो वर्ब अलग अलग हैं। लेकिन जब एक वाक्य में इनको लाओगे तो यहाँ पर जो है सीमा के लिए सी ना ला करके हम किसको लाएंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो सी किससे रिलेटेड है, सीमा से। तो यहाँ सी के बदले हम किसको रख रहे हैं, हु को रख रहे हैं। तो हु भी रिलेटेड किससे होगा बोलो, सीमा से। अब क्या हो गया, सीमा यहाँ ले लिया, सीमा, और सी के बदले क्या ले लिया, हु। तो सीमा, हु इज ए फेमस एक्टर, हु इज अ फेमस एक्टर लिव्स इन जुहू। अब समझ में आया या नहीं आया बोलो, कि यहाँ पर सीमा और हु एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। यही कारण है, लेकिन दो सब्जेक्ट को मैंने जोड़ा है, दो वाक्य को जोड़ा है। तो यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और हु यहाँ कंजंक्टिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। कंजंक्शन क्यों, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ा इसलिए कंजंक्शन का काम कर रहा है। रिलेशन का क्यों, क्योंकि यहाँ हु जो है रिलेट कर रहा है किससे बोलो, सीमा से। तो दोनों काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी और कंजंक्टिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। अब है कि सीमा इस वाक्य में क्या थी बोलो, सब्जेक्ट है, और इसका सी भी क्या था, सब्जेक्ट है। इसलिए हु भी यहाँ किस चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट टोटल कितने हैं बोलो, दो। तो यहाँ भी सब्जेक्ट कितने हैं बोलो, दो। तो यहाँ टोटल सब्जेक्ट की संख्या हो जाती है दो, इसलिए वर्ब की भी संख्या क्या हो जाती है, दो, है ना। वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 2। ठीक है, तो इससे एक रूल बना ना कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है तो उस वाक्य में सब्जेक्ट के संख्या वर्ब के संख्या के बराबर होते हैं। इफ ए रिलेटिव प्रोनाउन बिहेव्स एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पर जो है मान लो हु को हुम कर दें तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ओके, तो अब ये समझ में आया कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे फंक्शन करता है, कैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वाक्य में अपना कंजंक्शन का भी काम करता है, क्लाउज का भी काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे फिर से। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पहले जो है आपको तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो बेस पॉइंट था वो मैंने डिस्कस किया। अब इस बेस पॉइंट के बाद जो है इसमें एक एक करके हम देखेंगे हु और हुम में क्या अंतर है, और हु किस तरीके से काम करता है और हुम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हु और हुम पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस द अदर पार्ट्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ठीक है। I think all of you have enjoyed the class.